मैं संजीव सर आप लोगों को ठोस अवस्था चैप्टर में 12th क्लास 12th ठोस अवस्था द सॉलिड स्टेट चैप्टर में आगे बीसीसी टॉपिक की व्याख्या विस्तार पूर्वक करने जा रहा हूँ। परिभाषा के रूप में आपको पहले ही बता दिए थे, तो उस परिभाषा के और विस्तार पूर्वक अभी व्याख्या करेंगे। तो बीसीसी में मैं आप लोगों को विस्तार पूर्वक समझाने जा रहा हूँ। इस बीसीसी टॉपिक सबसे पहले बीसीसी का फुल फॉर्म पहले भी बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ। बी का मतलब बॉडी और सी का मतलब सेंटर्ड, CENTRED, और सी का मतलब सेल या क्यूबिक सेल। तो इसका हिंदी, बॉडी का हिंदी होता है काय, इसके सेंट्रड का केंद्रीय, केंद्रित, क्यूबिक का मतलब घन या सेल मिला के कोष्ठिका। इसका पूरा हिंदी हो गया काय केंद्रित कोष्ठिका, या एकक लगा देंगे तो एकक कोष्ठिका हो जाएगा। इसी का दूसरा नाम अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका होता है। अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका भी होता है। अब ये बॉडी सेंटर्ड पीसीसी का फुल फॉर्म है सेल। इसका हिंदी काय केंद्रित कोष्ठिका या अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका होता है। तो सबसे पहले इसका परिभाषा हम समझेंगे, जो आपको पहले बता दिए थे, फिर बता रहे हैं कि बीसीसी का परिभाषा क्या होता है। तो बीसीसी यानी कि वैसे क्रिस्टलीय संरचना जिसके प्रत्येक कोना बीसीसी वैसे क्रिस्टलीय संरचना जिसके प्रत्येक कोना के अलावा एक केंद्र पर भी परमाणु की उपस्थिति अनिवार्य होता है। उसे बीसीसी संरचना कहा जाता है। तो बीसीसी संरचना में परिभाषा हो गया। परिभाषा के बाद इस प्रकार की आकृति बनाते हैं और इसकी व्याख्या एक एक पॉइंट में करते हैं। परिभाषा आपको पहले भी हम समझा चुके थे, फिर से आपको लिख दिए हैं। तो इसकी संरचना कुछ इस प्रकार बनाते हैं। यहाँ प्रत्येक कोना पर तो इसका परमाणु उपस्थित होता ही है, आपको पहले समझा चुके हैं। कोना टोटल 8 होता है,
लेकिन इसके सेंटर पॉइंट पर भी एक परमाणु उपस्थित होता है। अब इसमें फर्स्ट पॉइंट पर आते हैं कि भुजा तथा त्रिज्या में संबंध, किसमें? बीसीसी में। भुजा और त्रिज्या में संबंध बीसीसी में। भुजा और त्रिज्या के रूप में संबंध किस प्रकार होगा? तो अगर यहाँ देखा जाए तो इसके किसी भी डायगोनल केंद्र को ज्वाइन करेंगे तो मिनिमम 3 आपस में ज्वाइन होने के बाद ही एक सेंटर के रूप में या डायगोनल के रूप में प्राप्त होगा। तो इन तीनों डायगोनल वाले गोलों को काट के हम बाहर निकाल लेते हैं और इन तीनों काट के बाहर निकालने के बाद इसके सेंटर पॉइंट को ज्वाइन करते हैं कुछ इस प्रकार। तो ज्वाइन करते हैं तो ये रेडियस आर हो गया, ये रेडियस आर, ये भी आर, तो ये भी स्मॉल आर हो गया। अगर देखा जाए तो इस विकर्ण के इस डायगोनल की लंबाई किसी भी घनीय क्रिस्टल में, किसी भी घनीय आकृति के मुख्य विकर्ण की लंबाई √3 इंटू भुजा होता है। √3 इंटू भुजा होता है। तो इस मुख्य विकर्ण की लंबाई √3 इंटू भुजा है। इस चीज की गणना आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में देंगे, क्योंकि यहाँ हमको इसके बीच अभी संबंध लाना है। यहाँ आपको इतना ही समझना है, किसी भी घनीय आकृति के मुख्य विकर्ण की लंबाई √3 गुने भुजा है, अर्थात हमने भुजा को स्मॉल ए मान लिया। तो यहाँ हो गया √3 इंटू ए इज इक्वल टू जो भी दिया गया डायगोनल विकर्ण, तो विकर्ण के रूप में जो आया है साइड, इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो ये साइड हो जाएगा, अर्थात सभी आर को जोड़ते हैं तो √3 इंटू स्मॉल ए इज इक्वल टू आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर, टोटल आर हो गया 4, √3a इज इक्वल टू 4 टाइम्स ए। अब यहाँ हो गया 4 टाइम्स आर, 4r इज इक्वल टू √3a। अब सबसे पहले भुजा त्रिज्या का मान चाहिए, तो √3/4 इंटू ए, √3/4 इंटू ए। अब हमको भुजा का मान चाहिए, तभी हमने लिखा है √3a इज इक्वल टू 4r। तो a इज इक्वल टू 4r/√3, 4r/√3 जो त्रिज्या और भुजा के बीच में संबंध को बताता है। तो यहाँ पर त्रिज्या और भुजा के बीच संबंध निकल के आ गया, √3a इज इक्वल टू 4r, √3a इज इक्वल टू 4r, तो r इज इक्वल टू √3a/4, तो a इज इक्वल टू 4r/√3। यह आपका रिजल्ट हो गया पहला पॉइंट बीसीसी में भुजा और त्रिज्या के रूप में संबंध। और दूसरा पॉइंट इसमें कैलकुलेट करते हैं जो इससे पिछले क्लास में किए थे, एकक सेल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या। सेकेंड पॉइंट कैलकुलेट करते हैं बीसीसी में, क्योंकि आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि बीसीसी का एक्सप्लेनेशन विस्तार पूर्वक कर रहे हैं। तो सेकेंड पॉइंट में है कि एकक सेल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या
परमाणुओं की संख्या स्मॉल एन की गणना आप करेंगे तो परमाणुओं की संख्या हो जाएगा दिए गए इसमें, इस आकृति में, जो आकृति आपको मैं बना रखा था उसी आकृति को पुनः बनाता हूं। ये दिए गए आकृति में टोटल कुल कोणों की संख्या 1/8 इंटू कुल देखा जाए कि सेंटर पर के परमाणुओं की संख्या 8 है, तो प्लस केंद्र पर के परमाणुओं की संख्या, एक केंद्र और टोटल में कितने, एक में, तो 1 इंटू 8, तो 8 से 8 गया, 1 गुने 1 इज इक्वल टू 2। तो स्मॉल एन का मान BCC में 2 आया है, अर्थात किनारे 8 और काय केंद्र 1। अब देखा जाए तो किनारे और काय केंद्र के बाद स्मॉल एन का मान कैलकुलेट हो गया है। तब इसके बाद थर्ड पॉइंट में चलते हैं। तो थर्ड पॉइंट में गणना करेंगे संकुल दक्षता अर्थात FCC, संकुल दक्षता का मान BCC में संकुल दक्षता का गणना, BCC में संकुल दक्षता का गणना। तो BCC में संकुल दक्षता अर्थात पैकिंग एफिशिएंसी पहले भी बता चुके हैं, स्मॉल n इंटू 4/3 पाई r³ अपॉन भी। तो मैं बता देता हूँ BCC के लिए स्मॉल n इज इक्वल टू 2। अभी भुजा त्रिज्या में संबंध आप देख चुके हैं, √3 a इज इक्वल टू 4r। तो यहाँ से a का मान हो जाएगा 4r अपॉन √3। यहाँ पर भी का मान v इज इक्वल टू, आपको पहले ही बता चुके हैं, घनीय आकृति है AQ। अब इन सभी मान को इस सूत्र में पुट करने पर तो PE इज इक्वल टू पैकिंग एफिशिएंसी 2 इंटू मल्टीप्लाई बाई 4/3 मल्टीप्लाई बाई पाई इंटू r³ अपॉन v के जगह पुट करेंगे AQ। अब यहाँ पर फिर से पुनः PE इज इक्वल टू 2 इंटू 4/3 मल्टीप्लाई बाई पाई इंटू r³ अपॉन यहाँ a के स्थान पर 4r अपॉन √3 का होल पावर 3। अभी आपने देखा कि n 2 इंटू 4/3 पाई इंटू r³, v के स्थान पर AQ। अब यहाँ a के स्थान पर पुट करेंगे 4r अपॉन √3। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद कुछ इस प्रकार का रिजल्ट प्राप्त होगा। इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, अर्थात PE इज इक्वल टू पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू 2 इंटू 4/3 इंटू पाई इंटू r³ अपॉन 4r अपॉन √3, 4r अपॉन √3, 3 था तो 3 बार लिख दिए। यहाँ r क्यों हो जाएगा। तो PE इज इक्वल टू 2 इंटू 4/3 इंटू पाई इंटू r³ अपॉन 4/√3 इंटू r³ से r³ कैंसिल हो गया, 1 4 से 4 कैंसिल हो गया, 2 √3 से √3 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर बच गया ऊपर में, इससे भी कैंसिल हो गया 2, तो 1 बच गया, 2 ऊपर में बच गया पाई। तो PE इज इक्वल टू आ गया, टोटल कैलकुलेट करके √3 जंप करके ऊपर चल जाएगा। अभी रहने देते हैं, पाई अपॉन 4 2 8 अपॉन √3।
तो यहाँ पर कैलकुलेशन आपको समझ में आ गया होगा, जो कट कुट किए हैं कैलकुलेशन करने पर क्लियर आता है। अब आगे देखते हैं इसमें कि PE इज इक्वल टू पैकिंग इफिशियंसी इज इक्वल टू पाई अपॉन 8/√3। अब यहाँ √3 जंप करके ऊपर चल जाएगा तो हो जाएगा रिजल्ट PE इज इक्वल टू √3 पाई, ये जंप करके ऊपर जाएगा अपॉन 8। अब आपको बढ़िया से पता है पाई के बारे में और √3 के बारे में। तो यहाँ पर पाई का मान √3 का मान जब पुट करते हैं तो पुट करने के बाद यहाँ पाई √3 का मान 1.732 मल्टीप्लाई बाई 3.14/8। जब इन दोनों को भाग देंगे तो भाग देने के बाद आएगा 0.68 समथिंग, और भी आएगा, लेकिन हम 2 अंक तक ही लेके चलते हैं। तो यहाँ पर 2 अंक तक से ज़्यादा नहीं लेके जाएंगे। तो अब ये आपका संकुल दस्ता पैकिंग इफिशियंसी का मान आ गया, लेकिन ये परसेंटेज में नहीं है, प्रतिशत में लाने पर कुछ इस प्रकार का रिजल्ट प्राप्त होता है। अर्थात पैकिंग क्षमता PE इज इक्वल टू 0.68 मल्टीप्लाई बाई 100। जब 100 से गुना करेंगे तो परसेंटेज में कन्वर्ट होके आ जाएगा। तो PE इज इक्वल टू 68%। अर्थात BCC में संकुल दक्षता का मान 68% होता है। BCC में संकुल दक्षता का शेष मान 100 में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये पॉइंट नंबर 4 तो हो गया, 3rd हो गया था, ये 4 हो गया। अब यहाँ पर संकुल दक्षता का शेष मान बराबर 100 माइनस 68। 100 माइनस 68, तो जब माइनस करेंगे तो आ जाएगा